बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टिकियोमेट्री। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना लाजमी है कि हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। जब भी हम कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमें उस रिएक्टेंट्स की मकदार का पता होना लाजमी होता है, और इसी तरह हमें यह भी पता होना लाजमी है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनकी मकदार क्या होनी चाहिए, या फिर हम जो डिज़ायर क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें रिएक्टेंट्स कितनी मकदार में चाहिए। तो ये सब हम स्टिकियोमेट्री में पढ़ते हैं, और स्टिकियोमेट्री को मैथ ऑफ द केमिस्ट्री भी कहा जाता है, और ये ग्रीक वर्ड से निकला है स्टिकियो एंड मेट्री। स्टिकियो का मतलब ये होता है एलिमेंट्स, और मेट्री का मतलब होता है मेयर, यानी एलिमेंट्स को मेयर करना। उसके बाद हम आते हैं कि क्यों जो है वो हम स्टिकियोमेट्री इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन टू डिटरमिन डिज़ायर्ड डेटा। जो भी हमें डेटा चाहिए, चाहे रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का, यानी कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो गए हैं और मास क्या है, मोल क्या है, तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है। तो it lets to calculate exactly how much product a reaction will produce from a given amount of reactant। यानी इससे हमें exactly पता चलता है कि प्रोडक्ट कितना बना है और रिएक्टेंट हमें कितना चाहिए किसी भी टारगेटेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं, तो इसकी डेफिनेशन ये है: द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज शोन बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, तो हम बात करते हैं मोल्स की। अब जैसे कि हमने इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, तो उनके नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो लाजमी काउंट करने होते हैं कि हमने मकदार कितने इस्तेमाल किए। यानी रिएक्टेंट का अगर 1 मोल इस्तेमाल हुआ है, 2 मोल इस्तेमाल हुआ है, 3 मोल इस्तेमाल हुआ है, ये हम यूजुअली यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये 1 मोल होता क्या है। अच्छा, अगर हम मोल की बात करते हैं तो मोल की डेफिनेशन ये है: द एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स। अच्छा, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी क्वांटिटी की अगर मकदार 1 होगी, दैट इज़ कॉल्ड 1 मोल, चाहे उसका जो है मैस जितना भी हो। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इधर एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो इन तीनों में ये फ़र्क है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट मौजूद है, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, तो हम एटॉमिक मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करते हैं कोई आयनिक कंपाउंड होगा, तो हम आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। व्हेनेवर, तो जब कभी हम कोवलेंट कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे तो हम मॉलिक्यूलर मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और ये तीनों चीज़ें ओवरऑल सेम हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, बोथ आर सेम। बट अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि आइदर वी यूज़ एटम या फिर आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है, तो हम उसके लिए फिर मास के लिए डिफरेंट नेम से इसको इंडिकेट करते हैं। ओवरऑल इन तीनों के लिए भी हम मोलर मास का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ये हुआ कि मोल मीन्स की क्वांटिटी मकदार जो है वो 1, यानी जो भी चीज़ आपके पास 1 की मकदार में है तो इट इज़ 1 मोल। ठीक, इसी तरह जैसे कि देखते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास जो है वो 16 ग्राम है। इसी तरह 1 मोल ऑफ O2 32 ग्राम है, क्योंकि 16 + 16 तो 32 हो गया। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम्स, और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.8 ग्राम्स। अब देखेंगे एटॉमिक मास, फार्मूला में इसका लफ्ज़ यहीं पे ही आपको जो है वो सही से समझ में आएगा जी। अब देखेंगे ना, ये सोडियम क्लोराइड है तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ, या हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हम कहेंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज़ अ आयनिक कंपाउंड। इसी तरह हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कहेंगे, क्योंकि वाटर हैज़ अ कोवलेंट बॉन्डिंग। और इसी तरह हम ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या मोलर मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आल दो इन तीनों का जो है वो मास डिफरेंट है, बट 1 मोल होने की वजह से, मकदार 1 होने की वजह से इन तीनों को जो है वो हम 1 मोल कहते हैं।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर होता क्या है? अच्छा, तो एवोगैड्रो नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ एटम्स, आइंस आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। अच्छा, इसको सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह भी समझ सकते हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी में देयर आर 206 बोन्स। मीन्स कि ये बोन्स की मकदार आपके पास फिक्स्ड है फॉर 1 पर्सन। तो अगर हमारे पास 2 पर्सन होंगे तो 206 को अगर हमें कहा जाता है 2 पर्सन के जो है वो हड्डियाँ फाइंड आउट करें, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, है ना। इसी तरह नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर की भी आप इसी तरह उससे रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई भी एटम या एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल जो है अगर एक ही 1 मोल है तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड है, जो कि 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 है। अगर हमारे पास कोई एटम है और वो 1 मोल है तो उसे हम कहेंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स मौजूद है। अगर कोई एलिमेंट या हमारे पास मॉलिक्यूल डायटॉमिक फॉर्म में मौजूद है या कोई हमारे पास कंपाउंड है तो हम 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में आप मोल एंड एवोगैड्रो नंबर को आपस में इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्वांटिटी 1 होगी, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो कोई आयनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या कोई एटम है, तो अगर उसकी मिकदार 1 है तो हम उसको मोल कहेंगे। और 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी हमारे पास फिक्स्ड हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, और बाज़ जगहों में 2 है, बाज़ जगहों में 2 भी जो है वो आता है। तो ये दोनों क्वांटिटी जो हैं वो आप लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। और एक और बात कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.414 dm³ वॉल्यूम, यानी जहाँ कहीं dm³ का लफ्ज़ आता है आप समझ जाएं कि ये वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल हुआ है। एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, इज कॉल्ड मोलर मास। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं। अब मोलर मास के लिए जो है वो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कार्बन इज़ व्हाट 12 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सल्फ़र इज़ 32। इसी तरह मोलर मास ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 58.5 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का जो भी मास होगा दैट इज़ कॉल्ड मोलर मास। अच्छा, तो व्हाट इज़ दिस एटॉमिक मास? हमेशा हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं कि ये एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या फ़र्क है। तो जब कभी हम मास को ग्राम्स में इंडिकेट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास को आप क्या करेंगे? मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in ग्राम्स, इसको कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं या खाली एटॉमिक मास भी कहते हैं। आई होप कि आपको एटॉमिक मास और मोलर मास में डिफरेंस पता चल गया होगा। किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के मास को भी हम मोलर मास कहते हैं। हाँ, इस मास को अगर हम ग्राम में करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। जैसे कि आप लोग कह सकते हो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ 12 ग्राम, ठीक। इसी तरह ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ जिंक हम कह सकते हैं
दैट इज़ 63.54 म्यू। तो अगर ये म्यू में आता है तो ये आपको कहलाया जाएगा मोलर मास। अगर हम कहेंगे या एटॉमिक मास कहेंगे, नहीं, अगर बात हमारे पास आती है ग्राम मास की तो हमें लाजमी इसको 63.54 ग्राम लिखना पड़ेगा। म्यू जब हम लिखते हैं तो इसको ओनली एटॉमिक मास लिखेंगे या हम मोलर मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम ग्राम की बात करते हैं, ग्राम मास की, तो लाजमी हमारे पास मास जो है वो ग्राम में आना चाहिए। इसी तरह हम बात करते हैं सोडियम की, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, वैसे तो हम मैसेज को जो है वो म्यू लेते हैं, वैसे तो हम एटॉमिक मैसेज को, इसका जो यूनिट है दैट इज़ 23 है, म्यू है ना, म्यू है। बट वन एवर वी टॉक अबाउट ग्राम एटॉमिक मास, जब कभी हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की, तो दैट वी हैव टू कंसिडर इट इन ग्राम्स, तो हमें इसे ग्राम्स में लिखना लाजमी है। थर्ड जो बात हमने जब मोल्स पढ़ते हुए की थी दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर मास पहले भी मैंने आपको बताया था, जब कभी हमारे पास कंपाउंड्स जो हैं या एलिमेंट्स जो डायटोमिक एलिमेंट्स हैं उसके जब मास के हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम मॉलिक्यूलर मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ इस तरह होगी, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब देखें एटॉमिक मास में हमने एलिमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यानी जो भी मास जो है वो ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड होगा इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इनडायरेक्टली हम यहाँ पे डेफिनेशन में यूज़ नहीं करते, बट दिस वर्ड इज़ यूज फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स, ओके, इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। For example, molecular mass of water is what? How we calculate? अच्छा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1.008 है और प्लस 16 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है। नाउ हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में एडिशन। तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आएगा दैट इज़ 18.016 ग्राम्स। तो मोलर मास ऑफ वाटर इज़ 18.016 ग्राम। यूजुअली हम इसे राउंड ऑफ करते हैं और सिर्फ 18 ग्राम्स लिखते हैं। अच्छा, तो हम आ रहे हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। लाइक हमारे पास एग्ज़ाम्पल है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन इज़ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो भी अब देखें ना यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 14 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 14 28 म्यू। अगर हम बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तो म्यू नहीं लिखेंगे, हम 28 ग्राम्स लिखेंगे। इसी तरह हम आते हैं सुक्रोज की तरफ, C12H22O11। तो जो ये 12 है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 22 का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और 11 को आपने एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करना है और ओवरऑल इन तीनों को आपस में प्लस करना है। अच्छा, तो 12 जो है वो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है। नाउ ओवरऑल हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 ज़ा 40 144 प्लस 22 1 ज़ा 22 और प्लस 16 11 ज़ा 176। ओवरऑल इन तीनों को हम प्लस करेंगे 342 म्यू। अच्छा, हम बात करते हैं अगर मास की, तो हम लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल, ग्राम मास ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज इज़ 342 ग्राम्स। अच्छा, इसी तरह
आपने मुझे जो है वो करंट के दिखाना है मोलर मेस ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर आपने मुझे करके दिखाना है, आयोडीन का करके दिखाना है, पोटेशियम का करके दिखाना है और ऑक्सीजन का करके दिखाना है। ये सारे तो खैर एटॉमिक फॉर्म में है। इसमें यहाँ पे ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 16। आई होप कि आप लोग जो है वो समझ चुके होंगे द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला मेस, मॉलिक्यूलर मेस और एटॉमिक मेस, और मोल और एवोगैड्रो नंबर का जो है वो की डेफिनेशन भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छा, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला आप लोगों को लग रहा है ना, इट इज़ अ मैथ ऑफ केमिस्ट्री की मैथ। ठीक है, स्टिक्योमेट्री में हम स्टिक्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, मैथ ऑफ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की मैथ हम कहते हैं। तो है ना, इधर मैथ्स के क्वेश्चंस, मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आसान से इजी टॉपिक्स को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जब हमें समझ में आएगा तो वी विल डू द डिफ़िकल्ट वन। अच्छा, हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ दिस एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला की जब हम बात करते हैं तो एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट इंटीजर रेशो, इसको कहते हैं सिंपलेस्ट इंटीजर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अच्छा, बेसिकली हम एम्पेरिकल फार्मूला में ये देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, जस्ट हम ये देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि आपके पास जो भी एलिमेंट है वो उसकी क्वांटिटी क्या है या उसके नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। नो, हमने जस्ट ये देखना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। लाइक हम बात करते हैं ग्लूकोज़ की। ठीक है, ग्लूकोज़ की तो ग्लूकोज़ उसका फार्मूला है C6H12O6। दिस इज़ एक्चुअल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला में हम जस्ट ये चेक करते हैं कि इसमें टोटल कितने जो है वो एटम्स मौजूद हैं हर एलिमेंट के। तो CH2O, तो ये जो है एम्पेरिकल फार्मूला है ग्लूकोज़ का। अच्छा, इसी तरह हम बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो H2O2, इसका एक्चुअल फार्मूला है तो एम्पेरिकल फार्मूला HO, यानी सिंपल करना है आपको। अच्छा, बाज़ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका जो है वो जिनको हम सिंपल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लाइक वाटर है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला यही ही है, एक्चुअल फार्मूला भी यही है, क्योंकि इससे मज़ीद हम इसको सिंपल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एम्पेरिकल फार्मूला वाटर का जो है या कार्बन डाइऑक्साइड का यही ही है, क्योंकि इसको हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते कैंसिल करके। तो बाज़ ऐसे सब्सटेंस भी हैं, बाज़ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनको हम सिंपल नहीं कर सकते हैं, तो उनका जो है वो फार्मूला सेम रहता है। जिनको हम जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं तो उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला का मकसद यही होता है कि हमें नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करना नहीं है, इसमें हमने रेशो फाइंड आउट करनी है, एटम्स की रेशो फाइंड आउट करनी है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं कि C कार्बन है, कार्बन के हिसाब से हाइड्रोजन जो है वो उसका रेशो क्या है और फिर ऑक्सीजन का रेशो क्या है। हमने एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम या फिर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन या फिर कार्बन के एटम्स हमने ये फाइंड आउट नहीं करना। हमने ये फाइंड आउट करना है कि
इनका जो है वो रेशो क्या है तीनों का, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। नाउ ये क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों को सही से समझ में आ चुका होगा अब तक कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एक्चुअल फार्मूला होता है वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम नंबर ऑफ़ एटम्स भी फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर हमने ग्लूकोज की बात की तो हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। वो तो एम्पिरिकल फार्मूला से हमें पता चला, कार्बन के कितने एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद हैं, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स मौजूद हैं। तो इट विल शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, उसके बाद हम बेंजीन की बात करते हैं। C6H6 है, दिस इज़ बेंजीन। और इसी तरह हम बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है। तो इट शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अच्छा, इसी तरह हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। तो बाज़ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, ठीक है। तो लाइक कॉपर सल्फेट है, तो इसको हम सिंपलेस्ट में अगर लाना भी चाहें तो उसको सिंपल हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रेशो बताया गया है कि कॉपर का एक रेशो है, सल्फ़र का एक है, ऑक्सीजन 4 रेशो मौजूद है। तो यानी ये जो है कॉपर सल्फेट का जो इट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला आल्सो, और ये एम्पिरिकल फार्मूला भी है। यानी जिनको हम सिंपलेस्ट में नहीं ला सकते उनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा? तो आपने कहना या, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इसके एग्जांपल का आपको मीथेन मिलेगी, और फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड है, और HCl है। दे ऑल हैव सेम, वाटर है सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो कुछ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। डिटर्मिनिंग मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास हम निकालना चाहते हैं C10H8। तो इसके लिए क्या करना होता था, हमें पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 10। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 8। तो इन दोनों को पहले बॉडमास रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में एडिशन। तो 120 और प्लस 8 1 ज़ा 8। ओवरऑल हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास निकला दैट इज़ 128 म्यू। अगर यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता तो हम यहाँ पे ग्राम लिखते, यहाँ पे ओनली मॉलिक्यूलर मास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो वी विल यूज़ ओनली म्यू। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं सुक्रोज का, तो हमने कर लिया था C6H6 का, बेंजीन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। तो हमारे पास 6 एटम्स हैं कार्बन के, तो 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 12 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 7 प्लस 6 1 ज़ा 6। तो बेंजीन का ओवरऑल हमारे पास एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो है वो 78 म्यू है।
इसी तरह हम बात करते हैं अमोनिया की, NH3। तो सोडियम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है दैट इज़ 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 14 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 17 में। अच्छा, इसी तरह हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12 प्लस 32, तो ओवरऑल 44 में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास हमारे पास में है। अच्छा, इसी तरह हम फार्मूला मास निकालना चाहते हैं। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करना चाहें तो हमारे पास फार्मूला मास होगा। तो सोडियम क्लोराइड का तो हमने ऑलरेडी किया था। हम बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जो है वो फार्मूला मास है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 24, और अब ये ओवरऑल इस ब्रैकेट के अंदर है। तो हम इस 2 को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, और इन दोनों को भी हम प्लस करेंगे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, और इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 2 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 24 प्लस 2 16 ज़ा 32, और प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ओवरऑल 58 में। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का एटॉमिक मास निकालना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को समझा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।